साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होती है कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उनका सही इस्तेमाल कर सकें और कृषि के क्षेत्र में विकास कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, इसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। मुर्गी पालन व्यवसाय के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने वाले हैं जो कि केरल के ज़िले में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, और ये स्वदेशी प्रजाति है कड़कनाथ की। कैसे हमारे मुर्गी पालक इसे अपना रहे हैं और क्यों है ये काफ़ी लोकप्रिय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केवी के एर्नाकुलम ने जिले में 600 से अधिक बैकयार्ड यानी कि आंगन के पिछले हिस्से में कड़कनाथ इकाइयों की स्थापना की है। केवीके ने किसान के साथ साझेदारी में कड़कनाथ के चूजे के पालन पोषण इकाई की स्थापना भी की है। इसके अलावा केवीके शुद्ध कड़कनाथ के मूल स्टॉक का रखरखाव भी कर रहा है। स्वदेशी कड़कनाथ मुर्गे की खासियत। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों झाबुआ और धार जिले में पाए जाने वाला कड़कनाथ मुर्गे की एक देसी नस्ल है, जिसमें काला मांस होता है। ये जलवायु परिस्थितियों के अंतिम सीमा को सहन कर सकता है और न्यूनतम प्रबंधन के तहत बहुत अच्छी तरह से पनपता है। इस स्वदेशी नस्ल को लोकप्रिय बनाने के लिए केवी के एर्नाकुलम 7 वर्षों से काम कर रहा है। कड़कनाथ के पालन पोषण ने स्वदेशी मुर्गी पालन को संरक्षित किया है और साथ में किसानों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने में सक्षम भी बनाया है। केवीके के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने और चूजों को बड़े पैमाने पर पालने का लक्ष्य रखा गया और इस उद्देश्य के लिए किसान शोभनन, कदामट्टुसरी, कुजुपल्ली, एर्नाकुलम के क्षेत्र में केवीके की एक पालन पोषण इकाई स्थापित की गई थी। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था अब किसान को 16,250 रुपए की मासिक आय अर्जित करने में मदद कर रही है। वर्ष 2018 के दौरान केवीके ने भविष्य में अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध चूजों के उत्पादन के लिए किसान श्रीमती सुल्फत मोइद्दीन के क्षेत्र में शुद्ध कड़कनाथ के मूल स्टॉक के रखरखाव की पहल की। 2013 से 2019 के दौरान 8 बिक्री मेलों के माध्यम से 600 से अधिक किसानों को कुल 5,560 शुद्ध कड़कनाथ चूजों की आपूर्ति की जा चुकी है। केरल के उपभोक्ताओं के बीच देसी मुर्गे के मांस और अंडे को लोकप्रिय बनाने के लिए केवीके ने शुद्ध कड़कनाथ का मांस अपने बिक्री काउंटर पर उपलब्ध कराया है। ये सुविधा किसान को उचित मूल्य दिलाने में भी मदद कर रही है। केरल में केवीके एर्नाकुलम की मदद से स्वदेशी कड़कनाथ मुर्गे की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। इसे लोग खरीद भी रहे हैं। साथ ही इसके पालन से अब किसानों को भी मुनाफा हो रहा है और वो उत्पादन के साथ उचित आय अर्जित कर रहे हैं। तो ये था विज्ञान और किसान। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैग पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कृषि स्टार्टअप की। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर रामबदन सिंह भारत में जाने माने वैज्ञानिक के तौर पर विख्यात हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जीरो हंगर अभियान को हिंदुस्तान और एशिया पैसिफिक में गति दी। भूखमरी को मिटाने के लिए रामबदन सिंह ने अपनी जिंदगी के ज्यादातर सालों को झोंक दिया। अपने कार्यकाल के दौरान देश में कई उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को रामबदन सिंह खेतों तक लाए और खेतों से किसानों तक पहुंचाया। उनके इसी योगदान को देखते हुए देश की सरकार ने उन्हें साल 2003 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप में रामबदन सिंह 18 नवंबर 2004 को गठित राष्ट्रीय किसान आयोग के पूर्णकालिक सदस्य रहे। इस दौरान देश की कृषि व्यवस्था को जो सुझाव इस आयोग ने दिए वो देश की कृषि में बड़े बदलाव लाने वाले साबित हुए। किसान आयोग ने किसानों की परिभाषा को बदला। आयोग की नजर में केवल फसल उगाने वाला ही किसान नहीं था। उसका कहना था कि हर वो व्यक्ति जो खेत से जुड़ा हो, फिर चाहे वो चरवाहा या मछली पालने वाला ही क्यों ना हो, जिसके पास जमीन नहीं है फिर भी वो खेती करता है तो वो भी किसान है। मतलब ये कि जो भी व्यक्ति प्राइमरी प्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ा है वो किसान की श्रेणी में है। किसानों की आत्महत्या को लेकर देश में हमेशा से चिंता रही। जीरो हंगर के अभियान और किसान आयोग के सदस्य रहते रामबदन सिंह ने देश के कई हिस्सों का भ्रमण किया और इस दौरान बड़ी समस्या के निदान की दिशा में जो बातें सामने आई उसमें जागरूकता की कमी सबसे बड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के बुरहानपुर में सन 1940 को रामबदन सिंह का जन्म हुआ। प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। परिवार की हालत बिल्कुल खस्ता थी। पैरों में चप्पल नहीं होती थी। पिता पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पढ़ाई के महत्व को बखूबी समझते थे और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि उनकी औलाद पढ़े। गांव के ही स्कूल से हाई स्कूल हुआ। हाई स्कूल में कृषि एक विषय था। उसके बाद बनारस के मशहूर कॉलेज उदय प्रताप से 1956 में उन्होंने इंटरमीडिएट किया। एसएससी का परिणाम भी नहीं आया और रामबदन सिंह को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। लेकिन रामबदन को तो उड़ान भरनी थी, लिहाजा पीएचडी के लिए रामबदन सिंह ने अमेरिका में अप्लाई किया। मौका हाथ से ना निकले इसीलिए अमेरिका में 5 जगहों से अप्लाई किया। किस्मत से 5 जगह की स्कॉलरशिप के लिए रामबदन का चयन हो गया। हिसार में इकोनॉमिक बॉटनिस्ट के तौर पर रामबदन सिंह ने कपास पर शानदार काम किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत से रामबदन सिंह ने हिसार को कॉटन के क्षेत्र में देश के नक्शे पर मशहूर कर दिया। जालंधर 34 किस्म का कपास आज भी जाना जाता है। रामबदन सिंह रिसर्च के साथ साथ एकेडमिक में भी मशहूर हुए और इसी दौरान उन्हें मेरठ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के पद के लिए ऑफर आ गया। कदम रुके नहीं। बीएचयू में रहते हुए रामबदन सिंह को एफएओ से ऑफर आया। सन 79 में रामबदन ने बीएचयू को अलविदा कहा और यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। रामबदन सिंह की पहली पोस्टिंग बैंकॉक में हुई। दरअसल बैंकॉक एशिया पैसिफिक रीजन का हेडक्वार्टर हुआ करता था। बैंकॉक में रहते हुए रामबदन सिंह के प्रमोशन हुए और फिर रामबदन सिंह रोम चले आए। दरअसल रोम एफएओ का हेडक्वार्टर था। किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए एफएओ के हेडक्वार्टर में इतने बड़े पद पर विराजमान होना ही अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन रामबदन का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। रामबदन कहते हैं कि उन्होंने बचपन से एक सपना देखा था और वो ये कि अपने करियर में वो एक बार IARI के निदेशक जरूर बनेंगे। सिलेक्शन कमेटी के सामने जब रामबदन पहुंचे तो कमेटी ने रामबदन से कहा कि क्या वो सचमुच IARI आना चाहते हैं। दरअसल उस दौरान यूएन में इतनी बड़ी पोस्ट पर होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। रामबदन ने यूएन की नौकरी से त्याग पत्र दिया और इंडिया आकर IARI के निदेशक बन गए।
रामबदन सिंह फिलहाल सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के प्रेसिडेंट भी हैं। पद्म भूषण रामबदन सिंह ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें देश के 10 से ज्यादा ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। रामबदन सिंह का छोटा सा परिवार है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी। एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है, वो सब कुछ रामबदन सिंह ने हासिल किया, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश की बड़ी आबादी के लिए। किसानों के इस महानायक के जीवन से आप और हम हर कोई प्रेरणा ले सकता है। किसानों के इस महानायक के जीवन से आप, हम और हर कोई प्रेरणा ले सकता है। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान भाइयों, हमारे जानवरों को हरे चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हरा चारा एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारे जानवरों को पोषक तत्व पूरे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इससे स्वादिष्ट होने की वजह से जो जानवरों को खाने का जो स्वाद होता है, स्वाद अच्छा होने की वजह से इसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से जानवर भरपेट चारा खा लेते हैं। जहाँ तक गर्मियों में हरे चारे का सवाल है, गर्मियों में हरे चारे की किल्लत हो जाती है। हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हरा चारा कहाँ से लाएं, लेकिन आजकल हमारे किसान भाई गर्मी की ऋतु में भी जो जिनकी फसलें जल्दी कट जाती हैं जायद में, उसके बाद हरे चारे का प्रयोग करते हैं और उनके जानवर हरे चारे से वंचित नहीं रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हम बरसात में हरे चारे की बात करें तो बरसात में शुरू के जो महीना होता है, जैसे जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, इसमें अगर हम पहले से सजग नहीं रहे तो इस समय हरे चारे की कमी हो जाती है और किसान भाइयों को हरे चारे की जगह फिर खरपतवार, घास पात पे ही निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनके जानवर भूखे पेट रहते हैं और अगर दुधारू जानवर हैं तो उनमें दूध की का उत्पादन भी कम हो जाता है। जहाँ तक हरे चारों का सवाल है, आप अगर देखेंगे कि बरसात के दिनों के बहुत सारे हरे चारे होते हैं बरसात में। उसमें एक तो जो ज्वार होता है जिसे चरी कहते हैं, ज्वार की चरी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। उसके अलावा ज्वार के अलावा एक कुछ घासें होती हैं और घासों के अलावा जैसे बाजरा है, बाजरा भी एक चारे की उत्तम फसल है। इसके अलावा ये तो रही धान्य फसलों में जो सीरियल्स जिन्हें कहते हैं उसमें आता है। उसके अलावा कुछ लेग्यूम्स जो दलहनी फसलें हैं वो चारे के लिए भी उपयुक्त होती हैं, जो कि बरसात में अच्छी हो जाती हैं। उनमें लोबिया प्रमुख है। लोबिया के अलावा ग्वार की भी खेती हमारे यहाँ करते हैं। कुछ किसान भाई जो
रिजका की खेती करते हैं तो रिजका भी एक बहुवर्षीय फसल के रूप में लिया जाता है, जो कि मल्टी कट प्रजातियां आती हैं जिसकी। तो रिजका को वैसे तो सर्दियों में लगाया जाता है, लेकिन अगर उसकी उचित देखभाल की जाए तो गर्मियों में और बरसात के शुरू में उसमें अच्छा चारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे बरसात बढ़ती जाती है, लूसर्न या रिजका जो है उसका चारा कम होता जाता है, ज़्यादा बरसात होने पे उसका हरा चारा ख़त्म हो जाता है। जई और जौ ये सब हमारे शरद ऋतु की फसलें हैं, तो इस हरा चारा शरद ऋतु में इनसे प्राप्त किया जाता है। लेकिन अभी चूँकि बरसात आने वाली, तो हमारे किसान भाई बरसात के चारा उनके पास कैसे उपलब्ध रहे इसके लिए अभी से तैयारी करें। और इस तैयारी के लिए मैं तो ये कहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, अगर उनके पास सिंचाई के साधन हैं तो चारे की बुवाई जून में ही कर दें। अभी जैसे जितनी जल्दी हो सके खेत तैयार करके। इसमें बहु कटाई वाली ज्वार होती है, जो उसकी कई प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे SSG सूडान ग्रास कहते हैं जिसको, स्वीट सूडान ग्रास, उसकी कई प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, बाजार मार्केट में मिल जाएंगी आपको, बाज़ार में हर जगह उपलब्ध हैं। एक बहु कटाई वाली चरी होती है, MP चरी एक नाम से पहले था, जो कई बार कटाइयों के लिए उपयुक्त होती थी, अब उसकी जगह बहुत सारी प्रजातियाँ आ गई। तो जो क्षेत्र विशेष में आपके पास जो संस्थान हैं, कृषि अनुसंधान संस्थान हैं, या जहाँ की साख है जिन एजेंसियों की, उनसे आप बीज खरीद कर इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। और बहु कटाई वाली ज्वार की अगर कटाई अभी हम बुआई कर देते हैं तो इससे कम से कम 4 कटाइयाँ आपको, 4 या 5 कटाइयाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी अक्टूबर तक। यानी कि रबी की फसल बोने से पहले आपको 3-4 कटाइयाँ आराम से मिल जाएंगी। तो इस तरीके की ज्वार जब हम उगाते हैं तो ज्वार के लिए हमें विशेष सावधानी ये रखनी पड़ती है कि ज्वार बहुत छोटी होती है या सूखे में खड़ी होती है, उस समय उसको जानवरों को नहीं खाने देना चाहिए। कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज्वार में कभी कभी एक विष बन जाता है, जिसको HCN नाम से हम लोग जानते हैं। और ये विष ऐसा होता है कि अगर जानवर उसको खा ले तो पेट में जाके वो नुकसान करता है और जानवर मर भी सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि ज्वार जब भी लगाएं, बहुत छोटा छोटा उसे नहीं खिलाएं जब छोटी अवस्था में हो। दूसरी बात, बहुत सूखे में खड़ा हो तब भी उसको ना खिलाएं, तो इसमें HCN ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है। तो ज्वार की बुआई हम जून से लेकर जुलाई तक कर सकते हैं। जो वर्षा पर आधारित क्षेत्र हैं उनमें हमारे किसान भाई वर्षा आने पर पहली वर्षा में ही इसकी 1-2 जुताई करके और इसका बीज तैयार रखें और तुरंत बुआई कर दें। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन वो अभी तैयारी कर लें और तुरंत पलेवा करके खेत में इसकी बुआई कर दें। जहाँ तक खाद और पोषक तत्वों का प्रबंधन है, वो अलग अलग तरीके की ज्वार के लिए अलग अलग मात्रा उपलब्ध होती है। बहु कटाई वाली ज्वार के अलावा सिंगल कटाई वाली ज्वार भी होती है। सिंगल कटाई वाली ज्वार में एक बार में ही खाद दे देते हैं, वो लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए। और इसको बोने के बाद लगभग पहली कटाई जो होती है उसे 60 दिन के बाद करनी चाहिए, 55 से 60 दिन के बाद कर लेनी चाहिए। और बाकी कटाइयाँ लगभग 30 दिन पे या बढ़वार के हिसाब से होती रहती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब कटाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम दूसरी कटाई के लिए इंतज़ार करें। जैसे जैसे एक तरफ बढ़ता जाता है खेत में ज्वार, उसको हमें काट लेना चाहिए। लेकिन हर कटाई के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य देना चाहिए। जिन किसान भाइयों को साइलेज बनाना हो, क्योंकि साइलेज एक तरीके से एक आचार है जानवरों का, और ये साइलेज क्या होता है कि आपके पास जब अगर बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हरा चारा उपलब्ध है और जानवर उस समय खा नहीं सकते, तो उसको एक विशेष विधि से हम अचार बनाते हैं जिसे साइलेज कहते हैं। साइलेज को बनाने की विधि होती है जिसके लिए विशेष ट्रेनिंग उपलब्ध है। आजकल कई कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके आप पता कर सकते हैं, वो भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अन्यथा आप किसी भी कृषि अनुसंधान संस्थान पर जाके इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि हम साइलेज कैसे बनाएं। क्योंकि साइलेज हम बना के हम उस चारे को, हरे चारे का प्रयोग एक तरीके से बहुत दिन तक कर सकते हैं। साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल ज्वार और मक्का की फसल होती है, जो चारे वाली मक्का होती है। और चारे वाली मक्का भी इसी समय हम लगा सकते हैं, जैसे ज्वार लगाते हैं तो खरीफ में हम चारे वाली मक्का लगा सकते हैं, जिसको कि गर्मी में अगर बो दें तो जल्दी चारा प्राप्त हो जाएगा।
और इसके लिए भी वही है कि जब से फसल 60 दिन की हो जाती है, लगभग 60 से 70 दिन, तो उस समय हम इसे काट कर और कुट्टी बनाकर उसे साइलेज बनाते हैं अथवा हरे चारे में खिलाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चारा है। दूसरी बात, चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपाय करने चाहिए। चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आपकी ज्वार की फसल हुई, मक्का की फसल हुई या बाजरे की फसल हुई, ये सभी सीरियल हम लोग कहते हैं, ये धान्य फसलें हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से अगर हम दलहनी फसलें जैसे लोबिया की हुआ, ग्वार हुई, इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो हम ज़्यादातर ये संस्तुत करते हैं कि आप जो भी चारे की फसल लगाएं, साथ में या तो मिलवा करके उसमें लोबिया की फसल साथ में लें, जैसे मक्का के साथ लोबिया, ज्वार के साथ लोबिया, बाजरे के साथ लोबिया, या लोबिया की जगह हम अगर पानी कम है किसी क्षेत्र में, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है या कम बारिश होती है, तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में हम ग्वार की खेती को भी, ग्वार के और बाजरा को या ज्वार को मिलवा खेती भी संस्तुत करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो जो लोबिया या दलहनी फसलें हैं, एक तो वायुमंडल से नाइट्रोजन देके जो साथ वाली फसल है उसमें भी दे देते हैं, तो हमारी नाइट्रोजन की आवश्यकता भी कम हो जाती है। दूसरी बात, जब कटाई के बाद दोनों चारे मिलाकर जानवरों को खिलाए जाते हैं, एक तो वो चारे ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं, दूसरे उसमें क्रूड प्रोटीन, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है जो हरे चारे लेग्यूम वाले या दलहनी फसलों से होते हैं उनमें 20% तक क्रूड प्रोटीन होती है, जबकि हमारे जो हरे चारे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट या जिन्हें धान्य वाले होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9% तक क्रूड प्रोटीन होती है। तो लगभग डबल क्रूड प्रोटीन उसमें पाई जाती है। और जो अगर आपस में मिला देंगे तो टोटल जो हरा चारा होगा उसकी क्रूड प्रोटीन 15-20% अगर आधा आधा मिलाया जाता है तो हो जाता है। तो इससे हमारे जानवरों को क्रूड प्रोटीन की मात्रा भी समुचित मिल जाती है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।